तो नमस्कार देवियों और सज्जनों, मेरा नाम है जयेश जहांगीर और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मैं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिविल बॉडी में। तो पिछले लेक्चर में हम जो बात कर चुके थे वो कहां तक बात कर चुके थे? सर्कुलेशन एंगुलर वेक्टर तक हम बात कर चुके थे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो आता है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। देखिए, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को डिनोट किया जाता है फाई से, इसको फाई से डिनोट किया जाता है। और देखिए, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एक इस तरह का फंक्शन होता है कि अगर आप उसका डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में डेरिवेशन करते हैं, मार्क माय वर्ड्स, डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव करते हैं तो वो उसी डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी देता है, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी कंपोनेंट बताता है। कैसे बताएगा, अभी बात कर लेते हैं। आपको ये पता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो अगर आप उसका इस फंक्शन का डी फाई बाय डी एक्स करेंगे तो ये किस तरह बताएगा? माइनस के एक्स जो कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, तो क्या बोलते हैं हम? यू बोलते हैं, तो वो आ जाएगा माइनस यू। या फिर कहीं कहीं इसको क्या बोल दिया जाता है कि नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन इन अ डायरेक्शन गिव्स वेलोसिटी इन दैट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये दोनों तरह से बोला जा सकता है, तो इसको आपको समझ के याद करके रखना है। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बनता है इससे। एक आपको वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन की वैल्यू दे देते हैं किस तरह से, मतलब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस टी कुछ भी करके दे देते हैं। तो इससे आपको क्या बताना होता है, वो पूछते हैं कि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी, ये बता दीजिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बनता है यहाँ से। चलिए बात कर लेते हैं हम इसी की y के रेस्पेक्ट में। तो माइनस के डी फाइव बाई डी वाई किसके बराबर हो जाएगा? v के बराबर हो जाएगा। और माइनस के डी फाइव बाई डी जेड किसके बराबर हो जाएगा? w के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि अगर वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट करता है ना, तो फ्लो हमेशा आइडियल और इरोटेशनल होगा। ये चीज आपको रेड पेन से मार्क करके लिख लेनी है, हाइलाइटर से हाईलाइट कर लेनी है अपने नोट्स के अंदर कि अगर फाई एग्जिस्ट कर रहा है तो फ्लो ऑलवेज ऑलवेज कैसा होगा? आइडियल एंड इरोटेशनल होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इक्विपोटेंशियल लाइन की। देखिए, इक्विपोटेंशियल लाइन वो लाइन होती है जो कि इक्वल वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शंस को ज्वाइन करती है। मतलब ये कोई आपका पाइप है, इसके अंदर जितने भी जहां जहां पर फाई की वैल्यू सेम होगी उन सभी को जो लाइन ज्वाइन करेगी उसको क्या बोला जाता है? इक्विपोटेंशियल लाइन बोला जाता है। चलिए फिर बात कर लेते हैं हम। देखिए, स्टीडी और इनकम्प्रेसिबल फ्लो के बारे में। देखिए, हमको जो हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ी थी वो क्या आई थी? डी यू बाय डी एक्स प्लस डी वी बाय डी वाई प्लस डी डब्ल्यू बाय डी जेड। कंटिन्यूटी इक्वेशन आई थी किस केस में? स्टीडी और इनकम्प्रेसिबल फ्लो के केस के अंदर आई थी। याद है नहीं है? ऊपर ही बताया था, अभी बता देता हूं मैं आप लोगों को। देखिए कहाँ गई एक्सेलरेशन। स्टीडी एंड इनकम्प्रेसिबल, ये कंप्रेसिबल फ्लो की बात है, ये रही। स्टीडी और इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए जो इक्वेशन आई थी वो हमारी कुछ इस तरह की आई थी। चलिए वापस चलते हैं। ये कंटिन्यूटी इक्वेशन, ये फाइनल कंटिन्यूटी इक्वेशन जो आपको मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। ठीक है, अगर किसी कोई नया मेंबर हमारे इस वीडियो को भी देख रहा है तो वो पिछले लेक्चर के अंदर पिछले लेक्चर को रेफर कर सकता है इसके बारे में और जानकारी लेने के लिए। तो इक्वल टू 0 हो जाता है, पर जैसे ही हमको क्या पता है फाई की वैल्यू रखेंगे, या फिर हम क्या रख सकते हैं डी फाइव बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? u। और इसी तरह से v और w की जब हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पर तो हमें क्या मिल जाएगा? डी स्क्वायर फाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर फाई बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर फाई बाई डी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है, ये कुछ ना कुछ लैप्लास इक्वेशन की जैसे नजर आ रहा है आपको। नजर क्या आ रहा है? लैप्लास इक्वेशन ही बन के आती है।
तो इसको बोला जाता है नेबुला। जो आपको नजर आ रहा है ना सामने, इसको बोला जाता है नेबुला। तो कई बार ऑप्शन के अंदर क्या हो जाता है कि फॉर वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन ए ऑप्शन दे देंगे आपको, फ्लो इज ऑलवेज आइडियल एंड इरोटेशनल, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन में दे देंगे आपको नेबुला स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0, और सी ऑप्शन दे देंगे कुछ भी, कुछ भी दे देंगे, मतलब कुछ गलत लिख दिया। तो आपको ऑप्शन अंदर किस तरह के आएगा, ए एंड बी इज ट्रू, सेकंड आ जाएगा ए एंड सी इज ट्रू, ए बी सी आर ट्रू, और डी आ जाएगा नॉन ऑफ द अबव। तो आपको क्या याद रखना है, ए और बी। देखिए एफएम से काफी कॉम्प्लिकेटेड सवाल भी बनते हैं, और अगर आपको समझ में आ जाए तो काफी इजी सवाल भी बनते हैं, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्ट ही सवाल बनते हैं, कोई कहीं से घुमा फिरा के कोई सवाल नहीं बन सकते हैं। यहाँ से जो आपने पढ़ लिया बस वो का वो क्वेश्चन में आएगा। बस फर्क इतना सा है कि यहाँ पर हमें पढ़ना ज्यादा पड़ता है। अब इरोटेशनल की कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी, ओमेगा जेड को अगर जीरो कर देंगे, तो यहां से जब हम ओमेगा जेड को जीरो करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ओमेगा जेड की वैल्यू क्या थी, हाफ ऑफ डी वी बाय डी एक्स माइनस के डी यू बाय डी वाई। जब आप पर u और v की वैल्यू रख देंगे ना, तो ये 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा आपके। ठीक है, ये मैंने PDF के अंदर या जो मेरे हैंड रिटन नोट्स है उसके अंदर प्रूफ किया हुआ है। तो किसी को चाहिए हो तो आप जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहां से प्रेफर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम स्लोप ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन का। देखिए इक्विपोटेंशियल लाइन का जो स्लोप होता है ना, मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ आपको, ज़्यादा हम डेरिवेशन नहीं करेंगे। डी वाई बाय डी एक्स किसके बराबर हो जाता है, माइनस के u अपॉन में v। u अपॉन में v के बराबर होता है किसका, स्लोप ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन। देखिए ये मैं क्यों बता रहा हूं, अभी आपको दूसरे टॉपिक के बाद ये समझ में आ जाएगा। देखिए अब बात कर लेते हैं हम स्ट्रीम फंक्शन की। स्ट्रीम फंक्शन को डिनोट किया जाता है साई से। स्ट्रीम फंक्शन किसके लिए डिफाइन है, सबसे पहले तो 2D फ्लो के लिए ही डिफाइन किया जाता है। क्यों डिफाइन किया जाता है अभी बता देता हूं आपको। देखिए स्ट्रीम फंक्शन इस तरह का फंक्शन होता है कि जब आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर 90 डिग्री के बाद आपको उस डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी प्रोवाइड करता है। यानी कि आपने क्या किया, डी साई बाय डी एक्स किया ना, तो यहां से 90 डिग्री चले जाओ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में क्या होगी वेलोसिटी, v। तो ये डी साई बाई डी एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, v के बराबर। और यही अगर हम बात कर लें डी साई बाई डी वाई के बारे में, तो यहाँ से 90 डिग्री आप इधर चल जाइए, यानी कि इधर क्या है u, यहाँ पर माइनस u हो जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस u के बराबर। ठीक है बरखुरदार, आ गया होगा आप लोगों को समझ में, चलिए बहुत अच्छी बात है, आ गया। चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं सेम इसके बारे में भी, इरोटेशनलिटी कंडीशन। और इरोटेशनलिटी कंडीशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैंने बताया था ओमेगा जेड को 0 रख दो, तो सेम ही कंडीशन निकल के आती है इसके लिए भी। इसके लिए इरोटेशनलिटी कंडीशन आती है वही, नेबुला स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। तो फिर आगे चलते हैं हम। देखिए इतना सा ही है, जहां तक मुझे लगता है कि कुछ खास याद करने लायक इसके अंदर है नहीं। सिर्फ और सिर्फ इसका बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकली बनता है इस पोर्शन से ज़्यादातर, क्योंकि आपको साई की वैल्यू दे देते हैं और आपसे पूछ लेते हैं कि v की वैल्यू क्या होगी, तो आपको किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। अगर आपको साई गिवन हो और फाई गिवन हो, दोनों के अंदर डिफरेंशिएट करके आपको किस तरह से डेरिवेशन करना है, बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है यहाँ पर। फिर आगे चलते हैं हम। देखिए अब चलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रीम फंक्शन की तरफ। देखिए प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रीम फंक्शन क्या होती है, पेन का कलर बदल लेते हैं, थोड़ा सा वाइट ले लेते हैं वापस, ठीक है। चलिए देखिए प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रीम फंक्शन इस तरह की होती है कि किसी भी, ये ड्यूरिंग द, ये कोई फ्लो हो रहा है आपका, ठीक है, ये कोई फ्लो हो रहा है, यहाँ से फ्लो जा रहा होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से जब फ्लो जा रहा होगा ना, तो यहाँ पर और यहाँ पर कुछ साई ए होगा, यहाँ पर होगा साई बी। तो जो साई ए माइनस साई बी होता है ना,
ये आपकी जो वैल्यू देता है वो देता है डिस्चार्ज अक्रॉस द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी। मतलब ये कोई पॉइंट है ए और ये कोई पॉइंट है बी, तो जब हमने इन दोनों लाइन को जोड़ दिया, कोई भी दो फंक्शन हो सकते हैं ये, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप अक्रॉस द फ्लो ही जोड़ेंगे, पर ज्यादातर केस में क्या होता है, स्ट्रीम फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट ही अक्रॉस द फ्लो करती है, ठीक है। तो जैसे ही आप इन दोनों पॉइंट को जोड़ देंगे तो जो लाइन बनेगी ना आपके पास, इसके अक्रॉस जो भी फ्लो हो रहा होगा ना, वो शो करेगा क्या, इन दोनों फंक्शन का डिफरेंस। आगे बात समझ में? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब ये किस तरह से जो डिस्चार्ज है वो शो करेगा। बेसिकली ये शो करता है डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, ठीक है। आ गया होगा समझ में? चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन के बारे में कोई खास बात नहीं करते, हम बात कर लेते हैं सिर्फ यहाँ पर इसका स्लोप क्या होता है, ठीक है। इसका जो स्लोप होता है ना, वो होता है आपका dy बाई डी एक्स, किसके बराबर हो जाता है, वो हो जाता है आपके v बाय यू के बराबर, ठीक है। तो स्लोप ऑफ साई किसके बराबर होता है, v अपॉन यू के। अब यहां से आपको क्या नजर आया कि जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन था उसका स्लोप था माइनस के u अपॉन में v, और जो स्ट्रीम फंक्शन आया उसका स्लोप कितना आया, जो साई था इसका स्लोप था आपके पास माइनस के u अपॉन में v, और जो साई है इसका स्लोप आया आपके पास v अपॉन में u। तो आपको क्या नजर आया, अगर हम इसको मान ले m1, इसको मान ले m2, हमें क्या दिख रहा है, m1 और m2 का प्रोडक्ट -1 के बराबर दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा। और कहीं ना कहीं हमने ये पढ़ा था कि अगर दो लाइंस के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के बराबर हो तो वो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो इसलिए साई एंड फाई एंड साई आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या बात है, यहां से इसको भी आपको हाईलाइट करके मार्क कर लेना है, क्योंकि काफी ज्यादा सवाल यहां से देखने को मिले हैं। अगर एफएम से सवाल आता है तो मुझे जहां तक याद है हर पेपर के अंदर ये सवाल तो पूछा जा ही चुका है कि स्ट्रीम फंक्शन और वेलोसिटी पोटेंशियल के बीच में एंगल कितना होता है, या फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, उसके अंदर एक ऑप्शन ये दे दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फ्लूइड काइनेमेटिक्स का समापन हो जाता है, पूरी खत्म हो जाती है फ्लूइड काइनेमेटिक्स आपकी। होप कि आपने अच्छे से पढ़ा होगा और आप क्वेश्चन भी बना रहे होंगे। चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है फ्लूइड डायनेमिक्स क्या बोल रहा हूँ मैं, अभी कुछ भी बोल देता हूँ यार, है। फ्लूइड डायनेमिक्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए फ्लूइड डायनेमिक्स वो ब्रांच होती है एफएम की जो मोशन को तो स्टडी करता ही करता है, साथ में किसकी वजह से हुआ है ये मोशन, उसको भी साथ में स्टडी करता है। मतलब ब्रांच ऑफ एफएम दैट नॉट ओनली डील्स विथ मोशन बट ऑल्सो द कॉज ऑफ मोशन। मतलब आपने अगर यहां पर इस पाइप के अंदर फ्लो करवाया तो यहां पर से कुछ ना कुछ प्रेशर दिया होगा, तो इस प्रेशर को भी स्टडी करना है, और ये फ्लो हो रहा है इस प्रेशर की वजह से, उसको भी स्टडी करना है, ठीक है। तो ये हम स्टडी करते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर। चलिए डायनेमिक्स के लिए स्टडी करते हैं तो सबसे पहले तीन इक्वेशन आ जाती है, नेवियर स्टोक इक्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये भी मोमेंटम की इक्वेशन है, यूलर मोमेंटम इक्वेशन और बर्नौलीज इक्वेशन। देखिए इनके लिए जो अजम्पशन लिए थे ना, यहां से क्वेश्चन भरमार बनता है, ठीक है। अब मैंने ये इस तरह से क्यों लिखा है ये मैं बता देता हूं। देखिए जब मैं बॉक्स बना रहा हूं ना अभी व्हाइट कलर में,
ये दो अजम्पशन थी किसके केस में, नेवियर स्टोक्स के केस में। जब नेवियर स्टोक ने अपनी इक्वेशन दी ना मोमेंटम की, तो उसने जो अजम्पशन लिए थे वो क्या लिए थे कि फ्लूइड लेमिनार होगा और फ्लो इरोटेशनल होगा। बस इसने ये दो ही अजम्पशन लिए थे। फिर बात कर लेते हैं हम यूलर मोमेंटम इक्वेशन के लिए। जब यूलर ने अपनी इक्वेशन दी तो इसने क्या करा, नेवियर स्टोक की इक्वेशन को उठाया, उसी के अंदर क्या करा, एक और अजम्पशन लगा दिया। क्या क्या लगा दिया कि जो फ्लो होगा ना वो नॉन विस्कस होगा, मतलब कि उसके अंदर विस्कोसिटी नहीं होगी। विस्कोसिटी नहीं होगी मतलब बाउंड्री पर और बीच के अंदर, देखिए जो फ्लो होता है ना आपका, वो दो ही रीजन से होता है। जो विस्कोसिटी होती है हमारे पास वो दो रीजन से होती है, या तो वो हो रही होगी किसकी वजह से, बाउंड्री पर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस पैदा हो रहा हो जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। चलिए ब्लैंक पेज की तरफ चलते हैं। कुछ ना कुछ यहाँ पर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस हो रहा होगा बाउंड्री पर, भाई यहाँ पर ये कुछ ना कुछ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस हो रहा होगा, और बीच के अंदर जो फ्लो हो रहा है यहाँ पर जो विस्कस फोर्स होगा, या फिर जिसको हम क्या बोल सकते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। तो जो विस्कोसिटी होती है ना वो इन दो रीजन की वजह से ही देखी जाती है। चलिए वापस चलते हैं, ये थोड़ा सा ज्ञान देना था मुझे जो मैंने बता दिया। तो यूलर मोमेंटम इक्वेशन के अंदर जो अजम्पशन है वो कितने हैं, तीन अजम्पशंस है। क्या क्या है, लेमिनार फ्लो होगा, इरोटेशनल फ्लो होगा, और जो फ्लो होगा वो नॉन विस्कस होगा। और वही हमने बात कर ली स्टोक्स के लिए, कितना था अजम्पशन, अजम्पशन थे दो। अब हम बात कर लेते हैं बर्नौली इक्वेशन के लिए। देखिए ये इक्वेशन थोड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि ये हमारे कोर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा है और थोड़ी एप्लीकेबल भी अच्छे से है ये। तो ये सारे अजम्पशन नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये सारे पांचों के पांचों अजम्पशन लागू होते हैं किसमें, बर्नौली इक्वेशन में। तो बर्नौली इक्वेशन में पांच अजम्पशन लिए थे। जब अब बर्नौली ने अपनी इक्वेशन दी तो उसने पांच अजम्पशंस को अडॉप्ट किया था। आगे बात समझ में, चलिए अब बात कर लेते हैं। देखिए मैंने बता ही दिया, एक स्टोक्स इक्वेशन दो अजम्पशंस पे बेस्ड है और यूलर इक्वेशन पांच अजम्पशंस पे बेस्ड है। तो आपको ये याद रखने हैं, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं और ज़्यादातर केस के अंदर यहीं से बनते हैं क्योंकि इनके जो फर्दर टॉपिक्स है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो यहाँ से ही क्वेश्चन देखने को मिलता है ज़्यादातर केसेस में हमें। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम, ये तो हो ही गया। यूलर मोमेंटम इक्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यूलर ने जो अपनी इक्वेशन दी ना तो उसने क्या माना था, सबसे पहले दो अजम्पशन थे यूलर के, क्या क्या थे, सॉरी अजम्पशन तीन थे यूलर के, क्या क्या थे, लेमिनार फ्लो होगा, इरोटेशनल होगा और नॉन विस्कस होगा। चलिए यूलर ने जब अपनी इक्वेशन दी तो उसने माना कि ये कोई फ्लूइड पार्टिकल है, एंगल पर, कितने एंगल पर है, मान लिया जो इसका इंक्लिनेशन है वो है अल्फा सॉरी। तो यहां से कोई प्रेशर फोर्स लग रहा होगा P डॉट डी ए इस डायरेक्शन में, यहां से लग रहा होगा P प्लस डी ए, P प्लस डी पी डॉट डी ए, कुछ ना कुछ प्रेशर बढ़ जाएगा ना, P प्लस डी पी डॉट डी ए। इसका डायमेंशन हमने मान लिया डी एस, और यहां से जब हमने रिजॉल्व करा तो नीचे लग रहा होगा एम जी, यहाँ से इसको देखा हमने तो एम जी कॉस अल्फा, यहाँ से ये आ गया, ये अल्फा हो गया, यहाँ से आ गया एम जी साइन अल्फा। ठीक है, जब हमने इनको रिजॉल्व करा ना, देखिए कुल मिलाकर बात ये है, इसको रिजॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन आती है वो मैंने यहाँ पर पहले से ही टाइप कर रखी है आप लोगों के लिए। तो P डॉट डी ए ले लिया, माइनस कर दिया क्या, P माइनस P प्लस डी पी डॉट डी ए, प्लस के जो आपका वेट था, देखिए ये है स्मॉल डी एस है यहाँ पर, ये है डी एस, यानी कि जो इसका ये है ना डायमेंशन या इसकी लेंथ वो है यहाँ पर ये डी एस। तो डेंसिटी इंटू डी ए इंटू डी एस क्या हो जाएगा, वॉल्यूम।
तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी हो गया इसका वेट, और वेट का कंपोनेंट ले लिया हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में विथ रेस्पेक्ट टू फ्लूइड पार्टिकल, तो साइन अल्फा हो जाएगा। यहाँ पे मैंने बताया ना अभी, ये आ जाएगा आपके पास एम जी साइन अल्फा। ये किसके बराबर हो जाएगा, एम डॉट ए के बराबर। देखिए फोर्स की बात कर रहे हैं तो न्यूटन बाबा ने इक्वेशन दी थी हमें कि जो भी फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। एक्सेलरेशन को डिराइव कर देते हैं हम इस तरह से। ये बहुत ही बच्चा टॉपिक है, तो ये शायद मुझे लगता नहीं कि मुझे बताना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन को स्पेस और टाइम के रेस्पेक्ट में हमने डेरिवेटिव कर दिया तो यही मिल जाएगा हमें। तो जो फाइनल इक्वेशन आती है ना यूलर मोमेंटम इक्वेशन, वो कुछ इस तरह से निकल कर आती है। तो अब ये क्या हमारे काम की है, बिल्कुल नहीं, ये कुछ भी काम की नहीं है। हमारे काम की इक्वेशन है वो ये है कि अब बर्नौली बाबा आ गए। बर्नौली बाबा ने क्या करा, इक्वेशन तो यही उठा ली, इस पर क्या लगा दिए, दो खुद के अजम्पशन लगा दिए। क्या लगा दिए कि फ्लो होगा स्टीडी, स्टीडी फ्लो के लिए क्या बताया था मैंने, टी आ रहा है, यानी कि टाइम रेट को जीरो कर दो, और इनकम्प्रेसिबल होगा। इनकम्प्रेसिबल का मतलब जो डेंसिटी है वो आपकी कांस्टेंट होगी। आगे बात समझ में। चलिए, तो जैसे ही हमने यहां लगाया, टाइम रेट कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, तो dv बाई dt हो जाएगा 0, और इस ds से ये ds कैंसिल हो जाएगा, रो क्या मिल जाएगा फिर हमें इक्वेशन, dp प्लस के रो g dz प्लस के रो v डॉट dv इज इक्वल टू 0। जब हमने इसका इंटीग्रेशन किया तो जो मेन बर्नौली इक्वेशन है वो हमारे पास निकल कर आ जाती है, ये रही। ठीक है, तो कई लोग क्या करते हैं, बर्नौली इक्वेशन को कंफ्यूज कर लेते हैं बर्नौलीज हेड इक्वेशन की से। ठीक है, बर्नौली ने जो इक्वेशन दी थी ना वो ये दी थी, एनर्जी इक्वेशन है ये। ठीक है, इसको बर्नौली एनर्जी इक्वेशन भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को डिनोट कर रही है यहाँ पर, जो हर एक वैल्यू है वो। फिर बात कर लेते हैं, अगर हम इसको हेड के फॉर्म में चेंज करते हैं, हेड के फॉर्म में किस तरह चेंज करेंगे, हमें क्या पता है कि हेड के फॉर्म में चेंज करने के लिए जो प्रेशर होता है वो किसके बराबर रखते हैं हम, रो जी एच के। हेड में चेंज कर लिया हमने तो क्या आ गया, पी अपॉन में रो जी। यहां से ही हमने क्या करा, रो जी एच को चेंज करा, रो जी जेड को चेंज करा जब हमने रो जी, अरे पेन कैसे अटक गया बरखुरदार, रो जी क्या हो गया, ये चल क्यों नहीं रहा, रो जी एच। यहाँ क्या आ गया, जेड बराबर एच आ गया, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरे के अंदर भी क्या करेंगे, रो वी स्क्वायर बाय 2 को किसके बराबर कर देंगे, रो जी एच के। रो से रो कैंसिल हो गया, वी स्क्वायर अपॉन में 2g आ गया क्या, हेड। चलो यहां से हम इसको रिप्लेस कर देंगे अब। तो जो इक्वेशन बन के आती है ना, वैसे हम काम में तो इसी इक्वेशन को लेते हैं ज्यादातर, पर हमें उनमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये जो इक्वेशन है वो कौन सी है, बर्नौली हेड इक्वेशन है ये। ठीक है, और ये इक्वेशन है बर्नौली एनर्जी इक्वेशन, समझे बरखुरदार। चलिए आगे चलते हैं हम। अब यहाँ पर कुछ एक पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ, ब्लैंक पेज चलिए मैंने छोड़ ही रखा है। जो P अपॉन में रो जी प्लस जेड यहाँ पर नजर आ रहा है ना, इसको बोला जाता है पीजो मेट्रिक हेड। ठीक है, और यहां पर एक और आपको नजर आ रहा है क्या, P अपॉन में रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 2g, इसको बोला जाता है क्या, स्टैग्नेशन हेड। तो ये कभी कभी डायरेक्ट सवाल आ जाता है कि स्टैग्नेशन हेड जो होता है आपका वो किन से मिलकर बना होता है, वो होता है एक तो प्रेशर हेड और वेलोसिटी हेड। आगे बात समझ में। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब इसको याद करने की ट्रिक देखिए, स्टैग्नेशन जो आपको दिख रहा है ये कुछ कुछ स्टेज से फैमिलियर लग रहा है आपको, तो जो Z होता है ये एक तरह से डेटम हेड बोलते हैं हम इसको, यानी
स्टेज तक की वैल्यू हो जाएगी बिल्कुल ग्राउंड से, ये कोई ग्राउंड है, इससे हेड की वैल्यू हो जाएगी। तो जैसे ही आप स्टेज पर चढ़े तो आपको क्या नजर आएगा, जेड तो नजर आएगा नहीं, क्या नजर आएगा ऊपर सिर्फ और सिर्फ प्रेशर और वेलोसिटी हेड। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि जब आप स्टेज के ऊपर चढ़ जाएंगे तो आपको नजर आएगा सिर्फ प्रेशर हेड और वेलोसिटी हेड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अब। तो ये आपको कांस्टेंट रखना है। एक बात और बता देता हूं मैं आपको, देखिए कांस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन क्या होता है, पी अपॉन में P1 अपॉन में अगर रो जी, P1 अपॉन में रो जी प्लस के V1 स्क्वायर अपॉन में 2G प्लस Z1 किसके बराबर हो जाता है, P2 अपॉन में रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन में 2G प्लस Z2 प्लस HL। HL जहाँ यहाँ पर होता है ना, वो होता है हेड लॉस। ये थोड़ा सा एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि ये कोई पाइप फ्लो है, ये 1 है, ये 2 है, यहाँ पर आपने क्या करा, इस तरह से फ्लो हो रहा था, तो ड्यूरिंग द फ्लो कुछ ना कुछ लॉस भी होंगे, तो वो लॉस को ही डिनोट करता है क्या, हेड लॉस। यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा है वो ही हेड लॉस होता है। चलिए कितना टाइम हो गया हमें, चलिए कोई बात नहीं, एक दो ये वेंचुरीमीटर तो कवर कर ही लेते हैं। देखिए वेंचुरीमीटर क्या होता है, वेंचुरीमीटर को हम डिस्चार्ज मेजरिंग डिवाइस भी बोल देते हैं। अब किस तरह का होता है वेंचुरीमीटर, चलिए ब्लैंक पेज पर बना के बताते हैं आपको। देखिए वेंचुरीमीटर कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होता है। देखिए इस तरह का कुछ वेंचुरीमीटर होता है। तो आपको नजर आ रहा होगा, जो जहां पर अभी मैं जिस पोर्शन को डार्क कर रहा हूं उसको बोला जाता है क्या, कन्वर्जिंग फेस ऑफ वेंचुरीमीटर। ठीक है, और जो पोर्शन आपको बाद में नजर आ रहा है उसको बोला जाता है क्या, ये है आपका डाइवर्जिंग फेस। ठीक है बरखुरदार, तो इसके अंदर क्या होता है, ये एक थ्रॉट पार्ट होता है इसका। तो जो थ्रॉट पार्ट होता है ना, ये क्या काम करता है, ये वेलोसिटी को तो डिक्रीज कर देता है, वो सॉरी वेलोसिटी को तो इंक्रीज कर देता है। ठीक है, क्योंकि यार कन्वर्स हो रहा है, A1 V1 किसके बराबर, A2 V2 के बराबर अगर हम करें तो पहले का एरिया ज़्यादा है, बाद का एरिया कम है, मतलब इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं कम होगी और इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। समझे बिल्कुलदार, तो इसीलिए एरिया कम होता है तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है मतलब कहीं ना कहीं प्रेशर आपका डिक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, तो ड्यूरिंग द फ्लो क्या होता है, आपका जो प्रेशर होता है ना dp बाय dx, वो किस तरह का होगा, डिक्रीज हो रहा है, मतलब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, नेगेटिव वैल्यू होती है ये। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, फ्लो के लिए कैसी होती है, dp बाई डी एक्स नेगेटिव होती है। अब अगर ये पॉजिटिव हो, तो अगर ये पॉजिटिव होगी ना तो बैक फ्लो कंडीशन हो जाएगी। यहां पर बैक फ्लो की कंडीशन में क्या होगी, dp बाई डी एक्स की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होती है। बैक फ्लो का मतलब आपको पानी भेजना था इस डायरेक्शन में, और जैसे आपने भेजा तो प्रेशर क्या दिखा उसको, प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर वेरिएशन पॉजिटिव दिखा, तो वो क्या करेगा, पानी वापस घूम के आ जाएगा, बैक फ्लो कर देगा वो। ठीक है बरखुरदार, चलिए तो वेंचुरीमीटर की आपको समझ में आ गया है। देखिए वेंचुरीमीटर का कुछ खास क्वेश्चन बनेगा नहीं हमारे, क्योंकि जेई लेवल के अंदर क्या होता है, थोड़े सिंपल ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो क्या मिलते हैं वो भी बता देता हूँ मैं आपको। चलो डायग्राम नजर आता रहा है थोड़ा सा, तो जो आपको डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग जो पार्ट दिख रहा है ना, इसके अंदर जो एंगल रखा जाता है ना वो लगभग रखा जाता है 21 डिग्री
226 डिग्री के अप्रॉक्स। और जो डाइवर्जिंग पार्ट होता है वो थोड़ा सा कम एंगल के अंदर रखा जाता है। उसका रीजन क्या है वो अभी आपको बता देता हूं मैं। 5 to 7 डिग्री के आसपास रखा जाता है डाइवर्जिंग का। तो कभी कभी ये भी छोटे छोटे सवाल पूछ लेते हैं। तो अब ये एंगल इतना कम क्यों रखा यहां पर, क्योंकि क्या होगा, जैसे ही हम इसको सडन एनलार्जमेंट दे देंगे ना, तो जो सडन एनलार्जमेंट का लॉस होता है ना, वो पिक्चर के अंदर आ जाएगा। तो जो फ्लो होगा ना आपका, वो कुछ इस तरह से चला जाएगा। और यहां पर क्या होगा, बैक फ्लो की कंडीशन। ठीक है, तो इसीलिए क्या करा जाता है, जो डाइवर्जिंग पार्ट होता है ना, उसको थोड़ा सा कम एंगल के साथ ज्यादा लेंथ के अंदर लेते हुए छोड़ा जाता है, कुछ इस तरह से। और जो डाइवर्जिंग पार्ट है उसको तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं आती, तो उसको इसी तरह से ले लिया जाता है। ठीक है बरखुरदार, चलिए, तो ये मैंने आपको बता ही दिया। इट इज कंसिस्ट ऑफ थ्रोट पार्ट। हाँ, इसके बारे में एक चीज और बतानी थी मुझे आपको, कि जो रेशियो होता है किसका, डाया ऑफ मेन पाइप। ये जो पाइप है आपके पास, यहाँ जो पाइप नजर आ रहा है, ये कुछ ना कुछ पाइप होगा। तो इस पाइप का डाया का रेशियो विथ रेस्पेक्ट टू थ्रॉट डाया, ये जो थ्रॉट है ना, इसको बोला जाता है थ्रॉट। तो इसका कुछ ना कुछ डाया होगा। तो जो मेन पाइप और थ्रॉट डाया का जो रेशियो होता है, वो कहां से कहां तक होता है, वो बिलोंग करता है लगभग 1/3 से 1/2 तक। ठीक है, मतलब लगभग लगभग आप ये कह सकते हैं कि इस पाइप का आधा ही होता है क्या, ये थ्रॉट पाइप जो वेंचुरी मीटर के अंदर लग रहा है। ये मैंने आपको बता ही दिया कि टू प्रिवेंट बाउंड्री लेयर सेपरेशन, इसी को बोला जाता है बाउंड्री लेयर सेपरेशन। टू प्रिवेंट बाउंड्री लेयर सेपरेशन, हमको जो कन्वर्जिंग जोन का एंगल होता है वो 21 से 26 डिग्री रखना होता है, और डाइवर्जिंग जोन का एंगल 5 से 7 डिग्री रखना होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थ्योरेटिकल डिस्चार्ज की। जो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज आती है उसकी वैल्यू मैंने आपको स्क्रीन पे लिख रखी है, जो अभी आपको नजर आ रही होगी। A1 A2 √2GH अपॉन में √A1² - A2²। अब बात कर लेते हैं A1 और A2 क्या है। A1 हो जाता है कहीं आपका, पेन का कलर ले लेते हैं दूसरा, ब्राउन ले, क्या ले क्या ले क्या ले क्या ले, कुछ अच्छा सा नजर आया। तो जो पोर्शन होता है आपका फर्स्ट, इसको बोल लेते हैं 1, और जो थ्रॉट होता है उसको मान लेते हैं क्या, सेकंड। ठीक है, मैं थोड़ा सा साफ अच्छे से बनाकर दिखा देता हूँ आपको। तो ये कोई पाइप है, अगर बड़ा बना देता हूँ ताकि अच्छे से, चलो। तो यहां से आपको क्या रखना है, इसका एंगल कितना रखना है, 21 से 26 डिग्री तक। और यहाँ कितना रखना है, 5 से 7 डिग्री तक रखना है आपको एंगल। ठीक है, ये एंगल। अगर डाया का जो हम रेशियो माने वो कितना हो जाता है, 1/3 से 1/2 तक हो जाता है। और जो आपका फॉर्मूला बन के आता है वो बनता है इस फर्स्ट जोन, और यही कहीं होगा आपका सेकंड जोन। ठीक है, तो जो फॉर्मूला बन के आता है वो आपके पास आ जाता है A1 A2 .√2GH अपॉन में, क्या हुआ पेन कैसे नहीं चला, अपॉन में √A1² माइनस के A2 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, ये होती है आपकी थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको कहीं नजर आ रहा होगा, एच क्या है, एच जो होगा वो फर्स्ट जोन से लेकर सेकंड जोन तक कितना हेड लॉस आया है आपका। तो हेड लॉस किस तरह से निकालेंगे हम, हमने प्रेशर मेजरिंग डिवाइस में क्या पढ़ा था, पीजोमीटर। तो जब हमने क्या करा, इस पॉइंट पर, चलो इसको एक बार मिटा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
आपने क्या करा, इस पॉइंट पर एक पीजोमीटर लगा दिया, ठीक है, और एक लगा दिया आपने क्या, इस पॉइंट पर पीजोमीटर। तो जो इन दोनों के लेवल के बीच में जो डिफरेंस आएगा ना, जैसे मान लिया ये आ रहा है इन दोनों के लेवल के बीच में डिफरेंस, तो इसी डिफरेंस को बोला जाता है एच, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन पीजोमेट्रिक हेड्स। आ गया समझ में? चलिए इधर चलते हैं। तो एच का हमें पता चल ही गया, डिफरेंस बिटवीन पीजोमेट्रिक हेड्स। और अब क्या बात आ जाती है, जो क्यू एक्चुअल होता है ना आपका, जिसको हम प्रैक्टिकली पॉसिबल मानते हैं कि ये वैल्यू एक्चुअल में वहां पर होगी, वो क्या होता है, सी डी टाइम्स होता है किसके, क्यू थ्योरेटिकल के। अब ये सी डी क्या आ गया, इस सी डी को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज बोला जाता है इसको। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की जो वैल्यू होती है वो जनरली कितनी होती है, जनरली सी डी की जो वैल्यू होती है 0.98 होती है, ठीक है। तो ज़्यादातर केस में क्या होता है, कभी कभी ये भी सवाल पूछ लेते हैं कि सी डी की जनरली वैल्यू कितनी होती है, 0.98 ही होती है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब सी डी की कुछ ना कुछ फॉर्मूला भी हो गया भाई, 0.98 है तो किस तरह से आ रही है, ये होती है h माइनस के एच एल अपॉन में h का अंडर रूट। अब बात करेंगे एच एल क्या है, एच एल होगा आपके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फ्लो को जाने में जो लॉस हो रहा है, किसका, हेड का, हेड लॉस जो हो रहा है उसी को क्या बोला जाता है, एच एल। अब आपको एच और एच एल में से कंफ्यूज नहीं होना है। एच क्या है आपके पास, एच तो है डिफरेंस बिटवीन पीजोमेट्रिक हेड्स, और एच एल क्या है, लॉस ऑफ हेड ड्यूरिंग मोशन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम ए टू बी। चलिए फिर दूसरा केस क्या जाता है कि एक बार तो हमने क्या करा, यहां पर मैनोमीटर वो पीजोमीटर को कनेक्ट कर दिया। अब हम अगर मान ले कि यहां पर मैनोमीटर ना लगा के हम क्या लगा दें, पीजोमीटर लगा दें, यहां से वो डिफरेंशियल मैनोमीटर लगा दें, पीजोमीटर ना लगा के डिफरेंशियल मैनोमीटर लगा दें। तो डिफरेंशियल मैनोमीटर लगा दिया हमने, तो डिफरेंशियल मैनोमीटर तो सीधे कनेक्ट हो जाएगा, और डिफरेंशियल मैनोमीटर तो सीधे सीधे क्या बताता है, डिफरेंस बताता है दो प्रेशर्स के बीच में। चलिए, तो जो मैनोमीटर लगाने पर जो फॉर्मूला आता है वो आता है क्या, एच जो होता है उसकी वैल्यू हो जाती है आपके पास एक्स इंटू रो एम अपॉन में रो माइनस के वन। कब होगी ये वैल्यू, जब आपका जो मैनोमीटर के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है ना, हमने यहां पर जो फ्लूइड भरा है ना, उसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है किससे, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग इन द पाइप, ठीक है। जो रो नजर आ रहा है आपको यहां पर वो तो है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इन पाइप, और जो रो एम है ना यहां पर वो है क्या, वो है आपके पास मैनोमेट्रिक फ्लूइड डेंसिटी, मतलब मैनोमीटर के अंदर जो फ्लूइड भरा है उसकी डेंसिटी है। तो अगर रो एम इज ग्रेटर देन रो होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जी एम भी बड़ा होगा जी से, तो जो फॉर्मूला बन के आता है वो ये बन के आता है। अब देखिए इस फॉर्मूले का एक तोड़ बता देता हूं मैं आपको, तोड़ क्या है वो देख लीजिए। देखिए x की वैल्यू है ना, जो h की वैल्यू निकालनी है आपको, वो किस तरह से निकालनी है, x इंटू आप लगा दो मॉड और रो m अपॉन में रो माइनस के वन, इसको लगा के कर दो बंद। इस फॉर्मूले को याद कर लो हमेशा, जनरली आपको जो क्वेश्चन आएगा वो h पूछने का ही आएगा सीधे सीधे, तो इस फॉर्मूले को याद रख लो। मतलब क्या करना है आपने कि कुछ भी वैल्यू चाहे वो नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, आपको उसको पॉजिटिव ही रखना है और उसको x से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो वो सेम वैल्यू देगा आपको जो वैल्यू आपको ये दो फॉर्मूले याद करने से मिलेगी, ठीक है बरकरार। चलिए चलिए क्लास को यहीं पर हम खत्म करते हैं, ओरिफिस मीटर हम अगले लेक्चर के अंदर कवर करेंगे।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। और अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं और अगर आप हमें अप्रिशिएशन के तौर पर 1 रुपये का डोनेशन करना चाहते हैं, तो जो नीचे जो ना आपके नंबर फ्लो कर रहे हैं, नंबर जो यहाँ पर चल रहे हैं, आपको इस जगह पर कहीं नज़र आ रहे होंगे, तो उस नंबर पर आप 1 रुपये का डोनेशन कर सकते हैं। और अगर आप केपेबल नहीं हैं कि आप 1 रुपये का भी डोनेशन करें, तो आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने किसी भी 1 या 2 मित्र के साथ जो भी इसको पढ़कर फ़ायदा ले सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, हमारे वीडियोस को शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको और वीडियोस देखने को मिलते रहे ऐसे। चलिए, बाय बाय।